तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। एपरेटस में हमें चाहिए स्क्रू गेज, बॉल बेरिंग या कोई और स्मॉल सॉलिड सिलेंडर और कैलकुलेटर। स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है या इसको जस्ट माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। इसका यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे हम आमतौर पर वर्नियर कैलिपर का यूज़ नहीं करते। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो आम मीटर रूल है उसका लीज काउंट होता है 1 मिलीमीटर। अगर हमें 1 मिलीमीटर से कम पैमाइश चाहिए तो हम यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर। उसका लीज काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। अगर हमें 0.1 मिलीमीटर से भी कम पैमाइश चाहिए, माइक्रोमीटर में हमें पैमाइश चाहिए, जैसे हमारी बालों की थिकनेस होती है माइक्रोमीटर में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है ना, ये 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकता है, यानी इसका लीज काउंट होगा 0.01 मिलीमीटर। ये हो गया छोटा सा एक सॉलिड स्फीयर जिसका हम डायमीटर मालूम करेंगे शुरू में, और विद द हेल्प ऑफ डायमीटर हम फिर इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। और ये स्क्रू गेज है, इसके पार्ट्स में अभी आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये स्क्रू गेज का फ्रेम है, यू शेप्ड बॉडी। ये एनवेल है, ये फिक्स्ड होता है। ये स्पिंडल है, स्पिंडल जो है ना ये मूवेबल होता है और इसको लॉक स्क्रू कहते हैं। ये थिम्बल है, थिम्बल जो है ना इस पे सर्कुलर स्केल होता है, और ये जो मैं घुमा रहा हूँ आपके सामने, इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप। जब ये क्लोज्ड हो जाता है या ओपन, ये डेटम लाइन है। इस लाइन के ऊपर मेन स्केल की रीडिंग्स मौजूद है, और ये पूरा का पूरा मेन स्केल है जो कि फिक्स्ड है, और इसको स्लीव भी बोलते हैं। जब मैं थिम्बल को घुमाता हूँ तो मेन स्केल या तो छुपना शुरू हो जाता है और या ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। जिस ऑब्जेक्ट की हमने रीडिंग लेनी है उसको हम एनवल और स्पिंडल के दरमियान रखेंगे और थिम्बल को घुमाते जाएंगे। जब मैं थिम्बल को घुमाता जाता हूँ तो जो स्पिंडल है ये एनवल के साथ मिल जाता है, और इस वक्त ये जो रेचेट स्टॉप है ना, इससे आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, जो कि इस बात की कंफर्मेशन है कि इसको मज़ीद आगे नहीं लेके जाना, ये क्लोज हो चुका है, एनवल और स्पिंडल आपस में मिल चुके हैं। एहतियातन थिम्बल के बजाय रेचेट को ही घुमाना चाहिए, क्योंकि स्क्रू गेज बहुत हसास होता है। थिम्बल पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से ये ख़राब हो जाता है, और इसमें ज़ीरो एरर जो है ना वो या तो पैदा हो जाता है, और अगर पहले से है तो वो फिर बढ़ जाता है। इसीलिए थिम्बल को रेचेट के ज़रिए ही हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि एक वर्नियर कैलिपर है तो वो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा ही मेजर करेगा। बाज़ वर्नियर कैलिपर वो 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा तक मेजरमेंट कर सकता है। बहरहाल हमें स्क्रू गेज की पिच के बारे में मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल एंड डिवाइड बाय 1 रोटेशन। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज ये होता है कि अगर मैं सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन दे दूं और एक रोटेशन के बाद ये मेन स्केल पे कितना लीनियर डिस्टेंस कवर कर ले तो ये पिच कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0 को डेटम लाइन के साथ कॉन्साइड कर दूं तो मुझे 5 दिख रहा है मेन स्केल पे। अब मैंने एक चक्कर पूरा करवा दिया, लेकिन सर्कुलर स्केल ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लिया है। 5 मुकम्मल तौर पे छुपा नहीं है। इससे मालूम हो रहा है कि जो सर्कुलर स्केल है इसने 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। जब सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स होते हैं और उसको एक रोटेशन दे दिया जाए तो वो मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और जब किसी स्केल पे 50 डिविजन्स होते हैं और उसको एक रोटेशन दे दिया जाए तो वो 1/2 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, यानी 0.5 मिलीमीटर। अभी आपने एक छोटे से क्लिप में देखा कि जब सर्कुलर स्केल अपनी एक रोटेशन मुकम्मल करता है तो ये मेन स्केल पर 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो इसलिए हम लिखेंगे द डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल, तो ये हो गया 0.5 मिलीमीटर एंड डिवाइड बाय 1 रोटेशन, तो 1 ही लिखेंगे। तो 0.5 मिलीमीटर ये इसका पिच हो गया। अब दूसरा काम हमारा ये है कि हम लीस्ट काउंट मालूम करें। लीस्ट काउंट हम मालूम करेंगे पिच डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच है 0.5 मिलीमीटर, जबकि टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल पे है 50 इस स्क्रू गेज के मुताबिक।
इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर ये इसका लीस्ट काउंट आ गया, जिसको हम 1 डिवाइड बाय 100 मिलीमीटर लिख सकते हैं, यानी 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। अब ये कुछ मेजरमेंट यहाँ पे हमने की हुई है, इसके लिए आप ये नेक्स्ट थोड़ा सा क्लिप है वो देख लें, फिर उसके बाद दोबारा आते हैं। अब सॉलिड स्फेयर को एनवल और स्पिंडल के बीच लगा देना है और स्क्रू लॉक को लॉक कर देना है ताकि रीडिंग लॉक हो जाए। अब पहली रीडिंग हमने मेन स्केल से लेनी है। यहाँ से आप देखें 0 से लेकर 5 तक 5 मिलीमीटर हो गया, फिर 5 से 10 तक 10 मिलीमीटर हो गया। इसके बाद हमें 3 डिवीज़न और दिखाई दे रहे हैं मेन स्केल पर, तो ये 13 मिलीमीटर हो गया। 3 डिवीज़न के बाद भी थोड़ा सा डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, जो कि कितना है हमें ठीक से मालूम नहीं है, तो इसलिए हम 14 मिलीमीटर नहीं लेंगे बल्कि 13 मिलीमीटर लेंगे। दूसरी रीडिंग अब सर्कुलर स्केल से लेंगे। यहाँ 4 नंबर डिवीज़न सही कॉइंसाइड है डेटम लाइन के साथ, तो 4 नंबर डिवीज़न को मुझे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, ये जो पहली मेजरमेंट हमने की है मेन स्केल रीडिंग से, तो उसको हमने ए नाम दिया है और ये है 13.5 मिलीमीटर, जो कि असल में हम इस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मालूम कर रहे हैं। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 13.5 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है उसके लिए हमें रीडिंग बी चाहिए, तो रीडिंग बी हमने ली है सर्कुलर स्केल से, और सर्कुलर स्केल को देखा है कि कौन सी लाइन उसकी बिल्कुल कॉन्साइड है डेटम लाइन के साथ, जो कि मेन स्केल पे होती है। और जब भी हम सर्कुलर स्केल से रीडिंग लेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो ये रीडिंग बी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 4 नंबर डिवीजन है सर्कुलर स्केल की, वो डेटम लाइन के साथ बिल्कुल सही कॉन्साइड थी। तो ये 4 मल्टीप्लाई 0.01 मिलीमीटर, इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, ये लीस्ट काउंट है, तो इससे आंसर आ गया 0.04 मिलीमीटर। 2 रीडिंग्स हो गई, एक मेन स्केल से और एक विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर स्केल। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल रीडिंग मालूम हो जाएगी ए प्लस बी। अब ए 13.5 है जबकि बी है 0.04, इन दोनों को जमा किया तो 13.54 मिलीमीटर, ये हो गया डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्फेयर। आप इस तरह 2 या 3 रीडिंग्स और भी ले सकते हैं, जैसे ये दूसरी तीसरी रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है खाली, और फिर उसका आप एवरेज लेंगे, यानी D1 जैसे D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड डिवाइड बाय 3, तो इससे आपको एक एवरेज वैल्यू मिलेगी डायमीटर की। तो उससे आपका जो रिजल्ट है ना वो और क्लियर आएगा, वो और प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फेयर। फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। हम यहाँ पे रेडियस को डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, तो इसलिए आर की जगह हमें लिखा d/2। d क्या है? डायमीटर। अब d पे ये क्यूब ले लिया तो d क्यूब, और 2 पे क्यूब लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा। अब पुटिंग करेंगे तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर की वैल्यू 13.54, जो कि हम पहले ही मालूम कर चुके हैं। इस पर हम क्यूब लेंगे और ये जो 8 है ना ये आ जाएगा अपनी जगह पे। इस 8 को इस 4 के साथ डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 आ गया। अब 13.4 मल्टीप्लाई 13.54 पे जब हम क्यूब लेंगे तो ये आएगा, ये 2482.309। उसके बाद इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड कर लेंगे तो 1299.1 मिलीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल स्फेयर। अब ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए मैंने थिम्बल को इतना रोटेट करवा दिया कि स्पेंडल और एनवल आपस में मिल गए। तो होना यह चाहिए था कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन के साथ बिल्कुल एक ही लाइन में कॉन्साइड हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मिला हुआ नहीं है डेटम लाइन के साथ। सर्कुलर स्केल का 30 मिला हुआ है डेटम लाइन के साथ, तो मुझे 30 को मल्टीप्लाई कर लेना होगा लीस्ट काउंट के साथ। मुझे ज़ीरो एरर इससे मालूम हो जाएगा और ये ज़ीरो एरर कहलाएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर हम डायग्राम ए को देखें तो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन के साथ कॉन्साइड है, जिसका मतलब ये है कि नो ज़ीरो एरर, इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। डायग्राम बी के मुताबिक सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन से नीचे आ चुका है, तो इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सर्कुलर स्केल का 5 डेटम लाइन के साथ सही कॉन्साइड है। डायग्राम सी में
सर्कुलर स्केल का 0 डेटम लाइन से ऊपर आ चुका है और आप देख सकते हैं कि सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन नंबर 5 है वो बिल्कुल सही कोइंसाइड है मेन स्केल के साथ। तो इस तरह का 0 एरर कहलाएगा नेगेटिव 0 एरर। ये जो 0 एरर हमारे पास है, दिस इज नेगेटिव 0 एरर, तो इसको हम अपने रिजल्ट के साथ जमा कर लेंगे। नेगेटिव 0 एरर का मतलब होता है कि जो स्क्रू गेज है वो हमें अपने मतलूबा रिजल्ट से कम रिजल्ट दे रहा है। तो इसलिए हम नेगेटिव 0 एरर को ऐड करेंगे अपना जो लास्ट रिजल्ट है उसके साथ।